जेल रोज रात को मुजरिमों को देसी घी क्यों दिया जाता है? यह कहानी मुंबई सेंट्रल जेल की है। इस विवाद को लेकर जेल हड़कंप मच गया। लोगों के यह राज जानकर रोकते खड़े पड़ गए। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं मुंबई जेल की जेलर हूं। आखिर वहां रोज रात को मुजरिम को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल की एक खौफनाक रात का वाकया। यह रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सका क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। मैंने नौकरानी को अपने साथ रहने को बोल दिया था, लेकिन नौकरानी के बच्चे की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो उसे बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गया। जब अचानक दरवाजे खटखटाने की आवाज आई तो मेरी नींद अचानक से खुल गई और मैं घबरा कर गया और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो बहुत डर गया कि इतनी रात को इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज आई, प्लीज दरवाजा, मुझे मदद की बहुत जरूर है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए वरना वह मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाजा खोल देता हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूर हो। मैंने दरवाजा खोल तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उसे वक्त उजड़े हुए हालातों में देखकर लग रहा था कि वह बेचारी बहुत ही परेशान है। उसकी हालात बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छिपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने जाकर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वह कहने लगी, मुझे कहानी छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गया। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगा। सायरन की आवाज धीरे धीरे करीब आई जा रही नहीं। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी कम करना बैंड कर दिया था। मुझे समझ नहीं ये रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भाग कर चले गए। मुझे होश आया तो मैं उसके पीछे भाग। वो खाने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहानी छुपाने की जगह बता दो जहां मैं चुप सुकून। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वह खाने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता अभी मुझे छुपा दो। कहानी भी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊंगी। मेरा भरोसा करो। इस वक्त बाहर से स्पीकर के जारी ऐलान हुआ, यह खतरनाक महिला कैदी जैसे फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे तनहा दी है तो वह खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह खाने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगे। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहां भी छुपाज पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लगी, इसलिए जान बचाने का एक हाल ये ही है कि तुम इस पानी वाली टंकी के अंदर कूद। जो पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी राय पर उसे औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडा पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझे रहेगी कि इतने ठंडा पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गया। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर आवाज हुई। मैंने दरवाजा खोल तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाजा खोलने ही अंदर घुसते चले आए। वह मेरे घर के तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं? यह किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं?
पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरी जान को बन आई। मेरी सांस टकने लगी कि कहीं इनको पता ना चल जाए कि वह औरत कहाँ है, मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी वह इस घर में नहीं है, मेरा ख्याल है कि वह इस इलाके से निकाल गई है। बातें करते वक्त वह सब घर से बाहर निकाल गए तो मैंने सुकून और चैन की सांस ली। उनकी आपस की बातों से मुझे पता चला कि वह मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में मैं जल्दी से ऊपर गया और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडा पानी की वजह कांप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहाँ नहीं जाती तो शायद उसको मारा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आया और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। कपड़े बदलकर वो रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अब अगर इसकी मदद कर रहा हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आता हूँ। मैंने इसके लिए चाय बनाए और खाना गर्म करके उसके पास ले आए। जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालात में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और यह क्यों कर रही है? क्या आप मुंबई जेल से भागकर आई हो? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज बिल्कुल ठीक है, मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहां की जेलर हूं। मैंने कहा, क्या यह सुनकर कि वो मुंबई जेल की जेलर है मेरे तो होश उड़ गए। पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर हो फिर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रहे हो? तो वह कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगे? मैंने कहा, देखिए मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनने होगी। क्योंकि मैं यह सब आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात है। वह कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है तो ठीक है, तो फिर सुनो, मेरा नाम गौरी है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने कम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे कम कितना ही मामूली क्यों ना हो, और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी जिंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपया की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी जिंदगी गुजरते लगे थे, मगर हमारा गुजर गरीबी के कारण मुश्किल से ही हो रहा था। लोगों के घर रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रखी सुखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते। हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता। खाना तो दूर की बात है, उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसे ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसी। पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी तू फिर ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से परीक्षा सब पास कर होगी तो गजाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिताजी आप भी किस जमाने में जी रहे हैं? मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात ही नहीं। पिताजी ने गुस्से से कहा, इन रिश्वत और ना ही सिहरे, कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीजों की तरफ झुकना का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो वह हाल था कि वह ईमानदारी और फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ना गई और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई की जेलर का जेलर बनाना है, और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी थी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सनी जाएगी। सबसे हसीन दिन था, मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे जिंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई थी कि मेरे ऑफिस में कोई बनाया आहट से मैंने पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सौदा देखकर बाहर चली गई। वह किसी से खाने लगी। लगता है
जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने असर कर दिखाए। मैडम सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी है, इसलिए इन औरतें को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना कम करें। कुछ ही डर में वे दोनों वहां से चली गई। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है। जय में जिसकी मुझे खबर नहीं थी और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इनकी बटन से अंदाज हुआ कि जो भी हो रहा है इसे अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सुकून ऐसा क्या हो रहा है। वहां पर उठाते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं वहां पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतें के सेल की तरफ आई ताकि कोई बात इनके बड़े में पता कर सकूं, मगर वहां पर सब ठीक लगा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शक कौन था जिससे वो बात कर रही थी। इसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वो पी नहीं। पास के ही वॉश बेसिन में भा दी और खाली कप रखकर आंखें बैंड कर ले। थोड़ी देर बाद वह कप लेने आए तो मुझे सता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकाल आई। रात के 11 बज रहे थे। जय में हर तरफ की लाइट बैंड थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उसे तरफ बढ़ गए जहां पर अंधेरे कमरे में वह औरतें रहती थी जो रोज देसी घी खाती थी, लेकिन आज वहां उसे कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल के टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन पर चिल्लाई और मैंने चेक करके कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जो नजर मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वो औरतें सुरंग कोड़ रही थी, उन्होंने अच्छी खासी सुरंग कोड़ी हुई थी। जान कितने हफ्तों से या महीना से यह कम किया जा रही थी। वह औरतें कत्ल के जुर्म में जय में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनी गई थी। वह दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग कोड़ रही थी और इस कम में मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गया। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया जिसके टॉर्च ऑन करके वह उसके सर पर खड़ी थी। वह सुरंग कोड़ती थी, इसलिए देसी घी खाता थे, क्योंकि सुरंग खोदना आसान कम नहीं होता, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह देसी घी खाकर रोजाना के 3-4 घंटे सुरंग खोदने पर लगा देती थी। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गए थे। मैंने लेडीज कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था, वह कौन है? वह बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं है कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गई थी। खाने लगी, प्लीज किसी को फोन मत कीजिए। अभी मैंने फोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। मैं आई तो मैंने देखा मैं खुद भी जय के ही एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वह लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। इसी ने अपना राज खुला जान के डर से मेरे सर पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो देखा कि वो अकेली नहीं थी, जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी वह साथ ही उसे वक्त उसके साथ मौजूद थी। लेकिन इसकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वह नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैरकानूनी केमों को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतें ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। इन दोनों की मदद से वह कैदी औरतें सुरंग कोड़ रही थी और इस मदद के बदले वहां की अवेलेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसों की लालच में आकर ऐसे गैरकानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जय के अंदर चेक होकर आता था उसे देसी घी में शामिल किया जाते थे, जिसके रोजाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो
जाती है। देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर भेजो जाता था। यह कोई मामूली देसी घी नहीं था, यह सर कम रात के वक्त इस जेलर के मौजूदगी में निहायत चोरी चुपके होता था। इस जेलर ने यह सारी बात मुझे खुद अपने मुंह से बताएं। उसने अपने सारे जो मेरे सामने काबुल किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसने मुझे मेरे ही जी दफ्तर में कैद किया है। वहां तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगाकर रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसका जूम को भूल करवाना होता था तो मैं उसको तो इसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान इसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर कम आता। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खाट पोस्ट कर दिया ताकि मेरा गे होना पूरी तरह से किसी को लटके नहीं। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी, जिसमें मुझमें पर संगीत आप लगाए गए थे। इनका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वो मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं उसे पर काबू प्रकार वहां से फरार हो गए और तब से वह मेरे पीछे लगी मुझे पकड़ सके। यह थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकी जाते हुए गौरी से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? जेलर गौरी खाने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वह खुफिया कैमरा बैग कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहानी नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उसे कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गौरी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब के टेस्ट देने जाना है। अगर तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर गौरी को कहा कि मेरे सब घर वाले ऋषिकेश शादी में गए हुए हैं, आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फोन किया और उसके साथ चली गई। मुझे यह सारी कहानी जानकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था। गौरी एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद गौरी की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए